मेरा नाम मोहिनी है। हमारी आज की कहानी सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिस पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते थे। किसी पर जुल्म करते समय इंसान ये नहीं सोचता कि एक न एक दिन उसके साथ भी यही सब कुछ होना है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरी अभी शादी नहीं हुई थी, हालांकि मेरी उम्र 25 साल थी। अभी मैं अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। टीचिंग करना मेरा शौक था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से बाहर जॉब करने के लिए नहीं जाने दिया। इसलिए मैंने अपने शौक को पूरा करने के लिए घर में ही बच्चों को ट्यूशन के लिए बुला लिया था। हम 3 बहनें थे, हमारा कोई भाई नहीं था। मेरी बड़ी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में खुश रह रही थी। अब मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मैं, सिर्फ हम 3 लोग ही बचे थे। जिंदगी बहुत ही सिंपल सी थी, लेकिन अच्छी गुजर रही थी। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा हादसा शामिल हो जाता है जिसको देखने के बाद शायद मेरे होश उड़ गए थे। उस लड़की का नाम राशि था। वो बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी, मगर उससे कोई भी प्यार नहीं करता था, क्योंकि मैं जब भी उसे देखती थी वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होती थी। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आता था और अफसोस भी होता था कि गरीब इंसान से क्या कुछ नहीं करवा लेती। गरीब इंसान अपना पेट भरने के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि कभी तो राशि को चोट लगी होती थी, ये कभी ऐसा लगता था जैसे उस पर किसी ने हाथ उठाया है। पर उसके साथ ये सब कुछ कौन कर रहा था ये मैं अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मैं दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहती थी। पर बात अगर किसी पर अत्याचार किया जाए तो मैं खामोश भी नहीं रहती थी, क्योंकि किसी पर अत्याचार होते हुए खामोशी से नहीं देखना चाहिए। उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उस इंसान की मदद करनी चाहिए जो इस तकलीफ से गुजर रहा है। ये कहानी हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले घर की है। हमारे सामने वाले घर में एक फैमिली रहती थी। हमारी पतली सी ही तो गली थी, इसलिए अपने सामने वाले घर बहुत ज्यादा करीब थे। गली में ज्यादा फासला नहीं था, ऐसा लगता था कि 2 कदम चलो तो सामने वाले घर में पहुंच जाओगे। वो लोग हमारे बहुत ही अच्छे पड़ोसी और हमारे जानने वाले भी थे। सभी पढ़े लिखे लोग थे और सारे मोहल्ले वाले उनकी तारीफ किया करते थे। उनके घर से एक लड़की हमारे यहाँ कभी कभी कोई चीज लेने आती तो मैं अपनी माँ से पूछती थी कि ये किसकी बेटी है। इसकी उम्र तो बहुत ही कम थी, लेकिन इस बेचारी के साथ बड़ा ही अत्याचार होता था। मैं अपनी माँ से कहती थी कि आखिर ये लोग इसके साथ इतना अत्याचार क्यों कर रही हैं। पहले तो मुझे ये लगा था कि ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर मुझे एक ऐसी बात के बारे में पता चला जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कंफ्यूजन में फंस गई थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी इंसान ऐसे हाथों में भी फंस जाता है जिनके बारे में उसे पता तो होता है, लेकिन वो नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। ऐसा ही हादसा कुछ मेरे सामने भी होने जा रहा था, क्योंकि मेरी जंग जिसके साथ थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ही बचपन की दोस्त रीमा, जो मेरी बहुत पक्की दोस्त थी। वो मेरे घर के सामने वाले घर में ही रहती थी। हालांकि वो पिछले वाले मोहल्ले में रहती थी, लेकिन वो शादी करके मेरे सामने वाले घर में आ गई थी। उसकी शादी हमारी गली में हुई थी। उसकी शादी में मैं बहुत खुश थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे ही घर के सामने शादी होकर आ रही है। मुझे इस बात से बहुत फायदा था, क्योंकि हम दोनों की फ्रेंडशिप इस तरह से कभी भी खत्म नहीं होती और हम लोग हमेशा एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते। लेकिन उसकी शादी को 4 साल हो गए थे। भगवान ने उसे अभी तक औलाद नहीं दी थी। फिर बड़ी मन्नत और मुरादों से और बहुत ही तकलीफ झेलने के बाद मेरी फ्रेंड रीमा के जुड़वा बच्चे हुए थे। वो अपनी जुड़वा बच्चों की वजह से बहुत खुश थी, लेकिन शायद उसे खुशी रास नहीं आई थी, क्योंकि उसके दोनों बच्चे ही इस दुनिया से पैदा होने के 1 घंटे बाद ही मर गए थे। उस बेचारी को खुशी मिली थी और फिर उससे छिन भी गई थी। कहाँ तो उसको एक भी बच्चा नहीं हो रहा था, अब उसको जुड़वा बच्चे हुए थे तो उसे डबल खुशी थी और उसके सारे की सारी खुशी उससे छीन ली गई थी। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने सदमे को अपने दिल और दिमाग से लगा लिया था। वो पागल हो गई थी और अपना ख्याल भी नहीं रखती थी। उसकी हालत पर मुझे बेहद अफसोस हुआ था। मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती थी कि उसके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो जाए, ताकि उसका ध्यान उसमें लग जाए और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। पर वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। आज भी मैं उसी से मिलकर उसके घर से वापस आ रही थी। मैं घर आई तो मेरी मम्मी ने मुझे एक बड़ी अजीबो गरीब से खबर सुनाई थी। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि तुम सामने क्यों गई थी। मैंने अपनी मम्मी की तरफ देखा और कहा कि आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो। रीमा मेरी फ्रेंड है और आपको पता है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन उससे मिलने के लिए जाती रहती हूँ। मेरी मम्मी ने कहा,
कल तुम जब कॉलेज गई थी तो रीमा की सास और ससुर हमारे घर पर आए थे। मैं अपनी मम्मी की बात सुनकर चौंक गई थी और फौरन ही उनकी तरफ देखने लगी थी कि आखिर वो क्या कहने वाली है। मेरी मम्मी ने कहा कि वो लोग रीमा के पति नवीन के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आए थे। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि क्या कह रही हो, क्योंकि मुझे एकदम इस बात पर यकीन नहीं आया था। मेरी आंखों में तारा नहीं आंसू आ गए थे। अभी तो मेरी आंखों से वही आंसू नहीं सूख चुके थे जो मेरी दोस्त की हालत देखकर निकले थे। और यहाँ मेरी माँ ने मुझे एक अजीब सी खबर सुना दी थी कि रीमा के ससुराल वाले उसके पति के लिए मेरा रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। रीमा का पति एक बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम इंसान था और जॉब भी बहुत अच्छी करता था। बड़े बड़े लोगों में उसका उठना बैठना था और वो हर हिसाब से बहुत ही अच्छा था। उसके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं थी जिसकी वजह से उसे कोई भी लड़की आसानी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती, भले ही वो शादीशुदा ही क्यों ना था। वैसे तो रीमा भी बहुत खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी थी, लेकिन हालात और परेशानियों ने उसे पागल बना दिया था। लेकिन मैं रीमा की फ्रेंड होने के नाते ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि वो रीमा से कितनी ज्यादा मोहब्बत करता था, क्योंकि उन दोनों की लव मैरिज हुई थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी मोहब्बत के बारे में अपनी फैमिली को बताया तो दोनों के ही परिवार वालों ने मिलकर उनकी लव मैरिज को अरेंज मैरिज करवा दिया था। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आपने ये बात मुझे कल क्यों नहीं बताई। मम्मी ने मुझे बताया कि मुझे तुम्हें बताने का इतना मौका ही नहीं मिला था। तुम्हारे पीछे वो लोग यहाँ आए थे, उन्होंने मुझे ये सब कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हमें रीमा का भी ख्याल रखना होता है। अब रीमा की कंडीशन ही ऐसी हो गई है कि हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने पर मजबूर हो गई हैं। इस वजह से उनका बेटा भी बहुत परेशान है। वो लोग कहीं और भी तो अपने बेटे के रिश्ते की बात करेंगे, इसलिए उन्हें तुम्हारा ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि तुम रीमा की फ्रेंड भी हो, इस तरह से रीमा को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और तुम उसका और उसके पति का अच्छी तरह से ख्याल भी रख सकोगी। इस वजह से रीमा को भी लगेगा कि अगर उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड ही उसकी सौतन बनकर घर में आएगी तो उसका ख्याल भी रखेगी और उनके बेटे की जिंदगी में फिर से रौनक आ जाएगी। अब रीमा तो कभी मां नहीं बन सकती और लोगों को लगता है कि अगर घर में कोई बच्चा पैदा हो गया तो शायद रीमा को लगेगा कि ये उसका अपना ही बच्चा है और उसकी हालत भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि नवीन किसी भी हाल में रीमा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो बच्चों की खातिर दूसरी शादी तो कर सकता है लेकिन रीमा को कभी नहीं छोड़ सकता। यही वजह है कि वो दूसरी शादी करने के लिए मान गया है। मैं अपनी माँ की कही हुई सारी बातें सुनकर हैरान रह गई थी कि वो नवीन में दूसरी शादी करने के लिए मान गया था, भले ही बच्चों की वजह से ही सही, मगर वो रीमा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे अपने दिमाग में बात लानी ही नहीं चाहिए थी। और तो और वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुआ था, जबकि मैं तो उसके लिए उसकी बहनों जैसी थी। मैंने ही रीमा की शादी पर उसकी जूता चुराई की रस्म की थी, क्योंकि रीमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, उसकी कोई बहन नहीं थी, इसलिए मैं ही नवीन की साली बन गई थी और मैं उसको जीजू भी कहती थी और अभी तक उसको जीजू ही कहती थी, क्योंकि ये शब्द मैंने शुरू से ही उसे कहा था और ये सब मेरी जुबान पर भी चढ़ गया था। मैंने अपनी मम्मी से कहा, तो फिर आपने उन लोगों को क्या जवाब दिया? मेरी मम्मी ने कहा कि उन्होंने मुझे सोचने का वक्त दिया था और कहा था कि अभी हमें आपका जवाब नहीं चाहिए, आप हमें आराम से सोच समझकर और मोहिनी से पूछकर जवाब दे देना। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आप फौरन ही उन लोगों को इनकार कर दो। फिर मेरी मम्मी ने कुछ ऐसा कहा, उनकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। मेरी मम्मी ने कहा कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है, नवीन बहुत अच्छा लड़का है और नवीन जैसा अच्छा रिश्ता तो फिर शायद कभी नहीं मिल सकता। तुमने देखा नहीं कि वो कितना हैंडसम है और उसकी जॉब भी कितनी अच्छी है। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी यहीं पर हो जाए, मगर तुम्हारी ये फ्रेंड रीमा बहुत चालाक निकली थी। अपनी खूबसूरती के जाल में इसने इतने अच्छे भले नवीन को फंसा लिया था और फिर उससे शादी करके ही दिखाई। इसी चीज की तो भगवान ने उसे सजा दी है। अब देखो फिर से पलटकर ये रिश्ता तुम्हारी गोद में आ गिरा है। मैं तो इस रिश्ते की तरफ से बेफिक्र हूँ, मुझे तो इस रिश्ते में कोई कमी नहीं लगती और तुम्हारे लिए मुझे तो इस रिश्ते में कोई कमी नहीं लगती, क्योंकि इस रिश्ते में इनकार करने की कोई वजह ही नहीं है। इस तरह मेरी एक बेटी तो मेरे सामने रहेगी, बाकी दो तो दूसरे शहर में शादी करके गई हैं। मर्द को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले शादी करा है या दूसरी। मैंने कहा, अच्छा तो आप मेरी शादी ऐसे शख्स से करवाना चाहती हैं जो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी जो पत्नी है वो पागल है। एक शादीशुदा लड़के से आप मेरी शादी करवाने के लिए तैयार हो? मेरी मम्मी ने कहा कि तेरी भी तो पहले एंगेजमेंट हो चुकी थी और फिर टूट भी गई थी। सारे ही लोगों को इस बात के बारे में पता है कि तेरी एंगेजमेंट टूट चुकी है। मैंने कहा, मेरी मंगनी ही तो टूटी थी, मैं विदा होकर अपने ससुराल तो नहीं चली गई थी ना। मेरी मम्मी कहने लगी, पागल लड़की, इन लोगों के पास बहुत पैसे हैं इसलिए तो
तुम वहाँ पर बहुत खुश रहोगी। मैंने कहा पैसे हैं तो मैं क्या करूँ, हमारे पास क्या पैसों की कोई कमी है, और वैसे भी मैं अपनी फ्रेंड के साथ धोखा नहीं करना चाहती हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि वो बेचारी अपने होश में नहीं है और मैं उसके सौतन बन जाऊँ। मैंने तो अपनी मम्मी से साफ इनकार कर दिया था। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बातें सुनाई थी तो मैं सीधा रीमा के ससुराल ही चली गई। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो नवीन सामने ही बैठा हुआ था। मैंने नवीन से कहा, नवीन आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? तो उसने कहा, मैं तो खुद मजबूर हूँ, मैं तो अपनी पत्नी का ही भला चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ मेरी शादी करने की जिद पर अड़ गई है क्योंकि उनको जल्द से जल्द अपने पोते की शक्लें देखनी है। तुम्हारी बात अलग है, लेकिन अगर कोई और औरत आ गई तो वो रीमा के साथ बहुत बुरा करेगी जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता था कि अगर तुम ही आ जाओ तो बेहतर होगा। मैंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की बातें करोगे, मैंने आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। उसने कहा, मैंने भी कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा और मेरा इस शादी का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मेरी माँ बस खामोश हो जाएगी और रीमा का ख्याल रखने वाला भी कोई आ जाएगा। तुमसे बेहतर और कौन उसका ख्याल रख सकता है? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ? ये बात सुनकर तो मैं और ज्यादा हैरान रह गई थी। मैंने कहा, जब तुम्हें मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना तो फिर तुम मेरी जिंदगी को बर्बाद क्यों करना चाहते हो? हाँ, ये सही है कि रीमा मेरी फ्रेंड है, लेकिन मैं उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती, और अगर वो अपने होशो आवाज में होती तो वो भी कभी ऐसा नहीं चाहती। इसलिए मेरी तरफ से तो इनकार है। मैं आंटी से इस बारे में कहूंगी तो उनको गुस्सा आ जाएगा, इसलिए आप अपनी माँ से खुद ही समझा देना कि वो पोता पोती की जिद में 3-3 जिंदगियों को दांव पर ना लगाएं। भगवान रीमा को ठीक कर दे, वो आपकी पत्नी है। अगर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो ये आपकी टेंशन है। मेरे मुंह में जो आया था मैंने बोल दिया था। रीमा की हालत दिन ब दिन खराब रहने लगी थी। उसके काफी पर्सनल काम भी करने पड़ते थे जो उसके घर में कोई भी नहीं करता था। भला ननद और सास थोड़ी ना आपको इस तरह से संभाल सकती है। रीमा को तो अपने आप को साफ करने का भी होश नहीं रहता था, इसलिए वो लोग मेरी शादी उसके पति के साथ करवाना चाहते थे। मैं अपनी फ्रेंड के लिए सब कुछ कर सकती थी। अभी मैं रोज उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाया करती थी। वो बेचारी अजीब सी हालत में अपने कमरे में पड़ी हुई होती थी। मैं उसके कपड़े चेंज करती, उसकी साफ सफाई करती और उसके बाल बनाती थी और उसको अपने हाथ से खाना खिलाती थी, लेकिन मैं रात के टाइम पर तो वहाँ नहीं रह सकती थी। जब मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया तो रीमा के ससुराल वालों ने उसका ख्याल रखने के लिए एक लड़की को रख लिया था जिसकी उम्र 15 साल थी और वो रीमा के सारे काम किया करती थी। उसको सब राशि कहा करते थे। वो बहुत ही खूबसूरत थी मगर कदमें लंबी थी, ऐसा लगता था जैसे कि वो जवान है। मैंने अपनी मम्मी से उसके बारे में पूछा था कि ये कौन है, आखिर ये किसकी बेटी है और उनके घर में कैसे आई है। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि इसे रीमा का ख्याल रखने के लिए रखा गया है, लेकिन ये कौन है और कहां से आई है इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। एक दिन वो हमारे घर पर किसी काम से आई थी तो मैंने उससे सवाल किया कि तुम कौन हो, क्या तुम इन लोगों की कोई रिश्तेदार हो? तो वो कहने लगी, नहीं मैं इन लोगों की कुछ नहीं लगती, मुझे नौकरी पर रखा गया है। मैंने उससे कहा कि तुम रीमा का अच्छी तरह से ख्याल रखना, मैं भी तुम्हें इम्प्रेस होकर कुछ पैसे दे दिया करूंगी। उसने कहा, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो कुछ डरी हुई और सहमे सी रहती थी। रीमा के ससुराल वाले इतने बुरे भी नहीं थे, बस सिर्फ मतलबी लोग थे जो अपने मतलब के लिए किसी को भी सर पर बैठाने के लिए तैयार हो जाते थे। जब से मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया था, मैं जब भी रीमा के ससुराल जाती थी तो उसकी ननद और सास की नजरें मेरी तरफ से बदली हुई होती थी। रीमा की सास तो मुझे डायरेक्ट बोल दिया करती थी कि यूं मुंह उठाकर हमारे घर मत आया करो। मैंने उनके इस बात पर कहा, आंटी मैं तो हमेशा से ही यहाँ पर आया करती थी। तो उन्होंने कहा, जिसके लिए तुम आती हो उसे तो तुम्हारे बारे में पता भी नहीं चलता, तो फिर क्यों आती हो तुम यहाँ पर? मैंने अपने घर आकर जब मम्मी को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि उन लोगों ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर दी, तुम अब वहाँ पर मत जाना। मैंने उनसे कहा, मैं तो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा कि उसका ख्याल रखने के लिए बहुत लोग हैं। मुझे रीमा को देखकर बहुत अफसोस होता था। वो तो नवीन को उससे मोहब्बत थी, वरना तो उसके ससुराल वाले अभी तक रीमा को घर से निकाल चुके होते। ये लोग मुझसे अपने शादीशुदा बेटे की शादी करवाना चाहते थे, मगर जब मैंने इनकार कर दिया तो इन लोगों ने अपने बेटे की शादी के लिए कोई और लड़की तलाश नहीं की, या फिर इन लोगों को कोई लड़की मिल ही नहीं रही होगी। ऐसे घर में आखिर कौन शादी करेगा जहाँ पर लड़के की पहले से ही पत्नी हो और दिमागी मरीज हो, और तो और वो लड़का यही कहे कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और इसे नहीं छोड़ सकता। मैंने अब धीरे धीरे रीमा के ससुराल में जाना भी कम कर दिया था क्योंकि मुझे उसकी सास की बातें अब बर्दाश्त नहीं होती थी। मगर एक दिन राशि हमारे घर में थोड़ी सी लाल मिर्च मांगने आई थी
तो मैं हैरान रह गई थी। मैंने देखा कि उसकी गर्दन के पास कुछ अजीब तरह के निशान थे। मैंने उससे कहा, राशि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है? तो वो फौरन अपनी गर्दन के निशान को दुपट्टे से छुपाने लगी और कहने लगी, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, शायद मुझे मच्छर ने काट लिया होगा। मैंने कहा कि मच्छर तो इतनी जोर से नहीं काटता। मच्छर क्या 10 फुट का था जो तुम्हें इतनी जोर से काट कर चला गया? वो कहने लगी, पता नहीं, शायद कोई एलर्जी होगी। जल्दी जल्दी वो हमारे घर से लाल मिर्च लेकर चली गई थी। वो ज्यादा बात नहीं करती थी। मुझे उस बेचारी पर तरस आता था। बेचारी की पढ़ने लिखने की उम्र थी और माता पिता ने उसे काम पर भेज दिया था। एक दिन मैंने रीमा की सास से पूछ लिया कि राशि के शरीर पर हमेशा इतनी सारी चोटें क्यों लगी हुई होती हैं? तो वो कहने लगी कि तुम्हारी फ्रेंड रीमा ही उसे मारती है। मैंने कहा, क्या उसकी ऐसी हालत हो गई है कि अब उसने लोगों को मारना पीटना भी शुरू कर दिया? तो उन्होंने कहा, जी हाँ, पागल का क्या भरोसा, पागल तो ऐसे ही होते हैं। अब तो रीमा की वजह से मेरी बेटियों ने भी घर पर आना छोड़ दिया है। मेरी बेटियों के बच्चे हैं, वो कहती हैं कि कहीं रीमा हमारे बच्चों को कोई चीज उठाकर ना मार दे। पिछले दिनों उसने नवीन को भी मारा था। मैं तो उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। एक दिन नवीन सुबह सुबह ऑफिस जा रहा था। मैंने उसे रोका। मैंने कहा कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो वो कहने लगा कि मुझे अभी लेट हो रहा है, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, फ्री होकर बात करता हूँ। मैंने कहा, सिर्फ 2 मिनट को तो मेरी बात सुन लो। वो कहने लगा कि हाँ बताओ क्या बात है। मैंने कहा कि रीमा की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, आप उसे किसी दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? ऐसे तो नहीं चलेगा, उसका इलाज तो करवाना ही होगा। तो वो कहने लगा कि अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र थी तो तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, तब तुम्हें एडवाइस देती तो बेहतर होता, फिर मैं इस बात पर ध्यान भी कर लेता। हम उसका इलाज करवा रही हैं, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हें इसकी फिक्र जताने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, ये क्या बात हुई? वो मेरी फ्रेंड है, मेरे लिए बहनों के जैसी है। इस बात पर वो हंसने लगा और कहने लगा, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो करना है वो मैं कर लूंगा, तुम्हें एडवाइस देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी एडवाइस अपने पास रखो। मैं खड़े होकर सोचने लगी कि इंसान तो मुझसे हमेशा अच्छे तरीके से बात करता था, अब न जाने क्यों उसके बोलने के अंदाज में क्या हो गया था, इसकी बातों को क्या हो गया था। एक दिन मैं रीमा के पास बैठी थी, लगभग 15 दिन पहले की बात है। मैं भी क्या करती, उसका ख्याल मेरे दिल से निकलता ही नहीं था। मैंने रीमा से कहा, रीमा तुम राशि को क्यों मारती हो? तो वो कहने लगी, मैं राशि को क्यों मारूंगी, वो तो इतनी मासूम है, मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं उसको नहीं मारती। मुझे पता था कि रीमा ही उसे मारती थी, लेकिन अभी तो वो ऐसे ही मुझसे कह रही थी। मैंने कहा कि अब उसको मत मारना। वो कहने लगी, कहा ना मैं नहीं मारती हूँ यार उसको, मैं खुद किस्मत की मारी हुई हूँ, भला मैं किसी की औलाद को क्यों मारूंगी? मेरी अपनी औलाद इस दुनिया से चली गई, मैं बांझ हो गई हूँ। अचानक से रीमा इस तरह की बातें करने लगी थी जैसे वो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कि तुम तो ठीक हो? वो कहने लगी, जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे क्या हुआ था? रीमा बहुत दिनों बाद ऐसी बातें कर रही थी। मैं उसे देखकर ऐसे खुश हो गई जैसे बहुत दिनों बाद कोई बेहोशी से वापस आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी सास कमरे में आ गई। कहने लगी, रीमा की दवाई का टाइम हो गया, उसको दवाई खिला दो। मैंने सोचा शायद वो दवाई की वजह से ही ठीक हो रही है, तो मैंने उसे दवाई खिला दी थी। पर जैसे ही उसने दवाई खाई, थोड़ी देर के बाद वो फिर से अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी। कभी हंसने लगी तो कभी रोने लगती थी। मैं हैरान हो गई थी कि दवाई खाने से पहले तो वो बिल्कुल ठीक बैठी हुई थी, अब उसे ऐसा क्या हो गया था? सर्दियाँ चली गई थी, गर्मियों का मौसम आ गया था, लेकिन राशि को मैं जब भी देखती हूँ तो वो अपने आप को एक गर्म से शॉल में लपेटे हुए होती थी। मैंने कहा कि तुम्हें गर्मी नहीं लगती? अब तो गर्मी का मौसम आ गया है, तुम अभी तक गर्म शॉल ओढ़ रही हो। तो वो शॉल को ठीक करने लगती है। जी मुझे शॉल ओढ़कर घर में रहना अच्छा लगता है। मैंने कहा कि जब तुम शुरू में आई थी तब तो ऐसा नहीं करती थी, और फिर किसी के घर में काम करते हैं तो फिर उनके घर में रहते हुए आदत हो जाती है, इसलिए उनसे इतना शर्माया नहीं जाता, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा अपने आप को ढक कर रखने की जरूरत नहीं है। तो वो कहने लगी, नहीं आप मुझसे दूर रहा करो, मेरे शॉल की तरफ हाथ मत लगाओ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं कौन सा उसके शॉल को खींच रही थी? ये लड़की तो मुझे बड़ी ही अजीबोगरीब सी लग रही थी। एक दिन मैं रात को अपने कमरे में सो रही थी,
मुझे रीमा के नंबर से व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज मिला था। वो वॉइस मैसेज को सुनकर मैं हैरान रह गई थी। हम लोग कभी कभी छत पर बातें किया करते थे, लेकिन अब बहुत टाइम बाद उसने मुझे मैसेज किया था क्योंकि अपनी बीमारी की हालत में वो फोन चलाने के काबिल नहीं थी। जब मैंने वो वॉइस मैसेज सुना तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो कहने लगी कि मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कुछ कर रही हैं। इस घर में बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जानबूझकर पागल बना रही हैं और नवीन मुझसे कोई बात छुपा रही हैं। वो मुझसे नजरें मिलाकर बात ही नहीं करता। पता करो कि आखिर क्या बात है। वो मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है। वो कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सास भी कुछ कर रही है। वो रात को कहीं गायब हो जाती है। मेरी सास जैसे ही मुझे दवाई देती है मेरी हालत बुरी हो जाती है। जब दवाई का असर उतरता है तो मैं ठीक हो जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मैं नवीन की पत्नी बनकर जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। पर वो मेरे कमरे में बिल्कुल भी नहीं आता, मुझसे दूर हो गया है। इन लोगों ने जरूर कुछ किया है उसके साथ। रीमा चुपके चुपके बोल रही थी और फिर जिस तरह से वॉइस मैसेज बंद हुआ ऐसा लगा कि जैसे कोई पीछे से आ गया था। मैं तो हैरान रह गई थी और मैंने सोच लिया था कि सुबह ये बात मैं नवीन के सामने जाकर करूंगी, लेकिन सुबह ही वो वॉइस मैसेज डिलीट फॉर ऑल हो चुका था। अभी मैंने तो नहीं किया था, लगता है किसी ने उसे देख लिया था। मुझे बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत थी। मैं दबे कदमों से रीमा के ससुराल में दाखिल हुई थी और रीमा के कमरे में जाना चाहती थी ताकि उससे बात कर सकूं। उसके ससुराल वाले देर से सोकर उठते थे, लेकिन सामने का नजारा देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। जब राशि अपने ख्यालों में खोई हुई चलती हुई आ रही थी और मैंने उसे देख लिया था, मुझे ऐसा लगा कि मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी, क्योंकि राशि को देखकर साफ पता चल रहा था कि कम उम्र की और कुंवारी लड़की माँ बनने वाली है और शायद बहुत जल्दी उसकी डिलीवरी होने वाली है। वहीं से मैं उल्टे कदम भागकर आ गई थी। मुझे किसी ने देखा नहीं था। मैं अपने घर जाकर सोचने लगी कि ये सब कुछ क्या हो गया। मैंने फैसला कर लिया था कि ये बात मुझे फौरन से पहले रीमा को बतानी चाहिए कि उसके घर में आखिर क्या हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ किसने किया था? राशि को तो ये लोग अपने घर में काम के लिए लेकर आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की किसी और के साथ रिलेशन में थी और इन लोगों को ये बात पता नहीं थी? क्योंकि रीमा के ससुराल वाले मुझे गलत नहीं लगते थे। ये लोग बहुत समझदार और इज्जतदार लोग थे, इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते थे। मेरे पास जो सबूत था वो भी अब खत्म हो चुका था। मैंने अब रीमा से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने मुझे उससे मिलने ही नहीं दिया और कह दिया कि वो सो रही है। मैं जब भी उसे मिलने के लिए जाती तो वो लोग मुझे यही जवाब दे देते थे। शायद इन लोगों को शक हो गया था कि रीमा ने मुझे ही मैसेज किया था, क्योंकि मैसेज डिलीट हो गया था, इसलिए ये लोग मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे थे। मैं बात सबसे पहले रीमा को बताना चाहती थी, लेकिन शायद उसको बताने का कोई फायदा नहीं था। रीमा के बाद ये बात मुझे नवीन को बतानी चाहिए थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही सब कुछ जानता था, क्योंकि अब तो वो नजरें नहीं मिलाया करता था। पर अगर वो सब कुछ जानता था तो फिर भी मैं उसे बताकर साबित करना चाहती थी कि मुझे इस बारे में पता है। मैंने मौका देकर नवीन को ये बात बताई। मैंने उससे कहा कि आपके घर में काम वाली लड़की माँ बनने वाली है या नहीं, तो वो कहने लगा हमें उससे क्या, वो माँ बनने वाली है या नहीं ये तो वो जाने और उसकी फैमिली जाने। तुम क्यों हमारे घर के मैटर में इतना घुस रही हो? अगर घर में इतना ही आने का शौक था तो शादी कर लेती। मैंने कहा नवीन, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम खुद कहते हो कि तुम रीमा से मोहब्बत करते हो, इस पर अगर मैंने इनकार कर दिया तो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। इस बात पर वो खामोश हो गया था। मैंने उससे कहा कि मुझे रीमा से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। वो कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो जाग जाएगी तो तुम उससे मिल लेना। पता नहीं क्यों उकड़ा उकड़ा रहता था। मैंने बात अपनी मम्मी को बताई तो मम्मी ने इस बात को सुनकर बहुत मजे लिए थे और कहा कि पता नहीं राशि के पेट में जो बच्चा है वो किसका है। मम्मी ने कहा कि हम क्या करेंगे, उनका मैटर है और तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, ये हमारा मैटर नहीं है। मैंने कहा कि मम्मी ये हमारा मैटर नहीं है, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मैं तो मम्मी की बात सुनकर खामोश हो गई थी और अपने कमरे में चली गई थी। उसी रात सामने वाले घर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं था कि आवाज किसी और की नहीं बल्कि राशि की ही थी। सुबह हुई तो रीमा की सास बाहर खड़ी हुई किसी को अपने घर के दरवाजे के बाहर भेज रही थी। मुझे शक्ल से तो
वो या तो कोई नर्स या फिर कोई डॉक्टर लग रही थी। जब वो चली गई तो रीमा की सास ने ऊपर देखकर गहरी सांस भरी और फिर वो घर के अंदर चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद ही घर के अंदर ऐसी ऐसी चीजें आने लगी जो छोटे बच्चों की होती हैं। उनका घर हमारे घर से बिल्कुल सामने था और उनके घर की खिड़की बिल्कुल मेरे कमरे की खिड़की पर ही खुलती थी। मुझे उनके घर के सामने का दरवाजा साफ नजर आता था। अंदर क्या किया जा रहा था और क्या आ रहा था मैं सब कुछ देख सकती थी। इसका मतलब कि राशि ने बच्चा पैदा किया था, तभी तो घर में छोटे बच्चों का सामान जा रहा था। लेकिन इस बच्चे का पिता कौन था? अगर इन लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता कि इस बच्चे का पिता कौन है, तो फिर इस बच्चे का खर्च कौन उठा रहा था? मेरी माँ को ये सब कुछ बताना चाहती थी कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं सीधा घर के अंदर गई और रीमा के कमरे की तरफ भागकर चली गई थी। उसके ससुराल वालों ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी। मुझसे कहा था कि वो सो रही हैं, लेकिन मैं फिर भी चली गई थी। सामने का नजारा देखकर तो मैं हैरान रह गई थी। रीमा ने मुझे देखा तो वो खुशी से मुस्कुराई और उसने कहा कि देखो भगवान ने मुझे बेटा दिया है। वो इस बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी थी और बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी, लेकिन राशि कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रीमा के पास नवीन भी बैठा हुआ था। वो दोनों बच्चे को ऐसे देख रहे थे जैसे ये उनका ही बच्चा है, लेकिन ये बच्चा रीमा का नहीं था। मैं अच्छी तरह से जानती थी। मुझे किसी ने बुलाया नहीं और ना ही मुझसे कोई बात की। मैं वापस अपने घर आ गई थी। रीमा बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी और मुझसे नजरें चुरा रही थी जैसे उसके दिल में कोई बात थी। लेकिन सुबह के 6 बजे हमें पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। गाड़ी हम लोगों के घर के सामने आकर खड़ी हो गई थी और नवीन और उसके माता पिता को अपने साथ लेकर जाने की बातें कर रही थी। वो लोग उन पुलिस वालों के साथ नहीं जा रहे थे और कह रहे थे कि हम आपकी बात बड़े ऑफिसर से करवाते हैं। हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। हमें क्या बताएं कि वो लड़की कहाँ है। मैं और मेरी मम्मी सब कुछ देख रहे थे क्योंकि मामला बहुत सीरियस था। इसके बाद रिपोर्ट सामने आई तो ऐसे ऐसे राज खुले थे कि हम सब लोग हैरान रह गए थे। रीमा के ससुराल वाले राशि को रीमा का ख्याल रखने के लिए नहीं बल्कि नवीन के लिए लेकर आए थे और वो नवीन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसने बेटे को जन्म दिया था और अब वो बेटा नवीन का था और उन्होंने इस बच्चे को रीमा की गोद में डाल दिया था। लोग यही समझ रहे थे कि उनकी बहू का बेटा है। रीमा भी नॉर्मल हो गई थी और इस बच्चे को अपने बच्चों की तरह पाल रही थी। नवीन और रीमा बहुत खुश थे। ये मामला बहुत ही अजीब था। जो उन्होंने किया वो बहुत गलत किया था। राशि कम उम्र की और कुंवारी लड़की थी। अब पता चला कि इस पर कभी भी रीमा ने हाथ नहीं उठाया था, बल्कि उस पर तो जुल्म हो रहे थे और जुल्म करने वाली उसकी सास और ननद थी। राशि किसी गरीब की बेटी थी और उसके माता पिता से ये कहकर राशि को लाया गया था कि हमें उससे घर के कामकाज करवाना है, लेकिन उसके साथ ये सब कुछ करवाया था। ये सब कुछ बहुत हैरान कर देने वाला था। इसके बावजूद भी जो हुआ वो बहुत ज्यादा अफसोसनाक था और वो यह हुआ कि राशि की कम उम्र थी और वो बहुत कमजोर थी और ये लोग उससे घर के काम भी करवाते थे और उस पर मारपीट भी करते थे ताकि वो नवीन के साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो जाए और उसे प्रेगनेंसी रह जाए। वो बेचारी बच्चों के जन्म के वक्त इस दुनिया से चली गई थी और उसकी मौत की जिम्मेदारी ये सब लोग थे। पुलिस ने नवीन और उसकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया था। जब सारे टेस्ट हुए तो ये बात साबित हो गई थी कि उसके साथ ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि नवीन ही था। मैं तो हैरान रह गई थी कि वो पढ़ा लिखा और अपनी पत्नी से इतना प्यार करने वाला इंसान था, वो भी इस हद तक कैसे गिर सकता था। कहते हैं ना कि इंसान का कभी पता नहीं चलता कि वो क्या से क्या कर बैठे। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राशि के माता पिता गरीब थे और इन लोगों को कुछ सालों की सजा भी ना दिलवा सके। ये लोग तो जमानत पर 2 महीने बाद ही रिहा हो गए थे। सबसे अजीब बात यह है कि जब मैं रीमा से कहती हूँ कि ये सब कुछ गलत है तो वो कहती है कि जो होना था सो हो गया और उसकी गोद में बच्चा भी आ गया और वो उसको पाकर बहुत ज्यादा खुश है। वो कहती हैं कि मेरे पति ने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया। वो जेल तक गया सिर्फ मेरी गोद में बच्चा लाने के लिए। मैं तो कभी माँ नहीं बन सकती थी, पर अब मैं एक माँ कहलाऊंगी, इसलिए मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं। मैंने अपने पति को माफ कर दिया। उसने जो किया मेरे लिए किया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रीमा ऐसा कैसे सोच सकती थी। आखिर इस समय उस बेचारी मासूम लड़की राशि का क्या कसूर था जिसको इन लोगों ने अपनी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल किया था। रीमा को ये लोग जानबूझकर नींद की दवाई दे रहे थे ताकि नवीन उस लड़की के साथ रह सके। इसलिए तो उसने मुझे वो वॉइस मैसेज भेजा था, लेकिन अब उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कह रही थी कि मेरे पति ने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया। उस वक्त शायद मैं कुछ ना समझ पाती, मगर अब मुझे समझ आ गई कि मजबूरी इंसान को इतना ज्यादा गिरा देती है कि वो सामने वाले के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। उसे सिर्फ अपनी ही फिक्र होती है।
राशि के साथ ठीक नहीं हुआ था और मुझे आज भी उस बेचारी की बहुत याद आती है। रीमा और नवीन तो अपनी जिंदगी में खुश हैं, लेकिन राशि बेचारी इस दुनिया से चली गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू।